आप सुन रहे हैं एक खास ऑडियो सीरीज जिसका नाम है नेताजी, भारतीय स्वाधीनता का जन्म, आपके अपने एसएफएम पर, मेरे यानी आरजे निकू और इस कहानी के लेखक मनोज स्वामी के साथ। अब जारी रखते हैं भारत की स्वाधीनता संग्राम के इस महानतम योद्धा की कहानी, जिसके शौर्य और दूरदर्शिता की गाथा हिंदुस्तान के इतिहास में सदियों तक बार बार दोहराई जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सुभाष ने कैसे अपने ज्ञान और विश्वास के सहारे इंस्पेक्टर डेल्टन का डटकर सामना किया कि वह चुपचाप उनके घर से जानकीनाथ को एक हल्की सी सलाह देकर ऐसे निकल गए जैसे कि उन्हें किसी सांप ने सूंघ लिया हो। द रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में सुभाष के हेडमास्टर मोशाई भी स्कूल के प्रबंधकों और कलकत्ता से आई हुई ब्रिटिश शिक्षा डिपार्टमेंट की अनुशासन कमेटी की कार्यवाही का सामना कर रहे थे। बेनी माधव दास पर यह लोग दबाव बना रहे थे कि वह सुभाष और उनके उन बंधुओं को स्कूल से बर्खास्त कर दें जिन्होंने शहीद खुदीराम बोस की शान में स्कूल के सामने एक अनुष्ठान करने की हिमाकत की थी। अब आगे का हाल इस कहानी के अगले एपिसोड में सुनते हैं, जिसका नाम है जय हिंद। स्कूल में हेडमास्टर साहब सुभाष के पक्ष में डटकर खड़े रहते हैं और उनसे पूछते हैं, मैं किस चीज के लिए सुभाष को सजा दूं? क्लास में अव्वल आने के लिए या फिर सभी शिक्षकों का सम्मान करने के लिए? आप स्कूल के अनुशासन भंग करने की किसी भी मामले में सुभाष का दोष दिखाइए, मैं उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगा। प्रबंधक कमेटी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। फिर बेनी माधव दास आगे कहते हैं, बताइए, उसका जुर्म बताइए। अगर उसने इस स्कूल के परिसर में या स्कूल की कार्यवाही में कोई बाधा डाली हो तो बताइए मुझे, मैं आज के आज ही उसको स्कूल से निकाल दूंगा। प्रबंधक कमेटी के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं होता, लेकिन वहां मौजूद एक अंग्रेज अफसर बेनी माधव दास से कहता है, स्कूल के अंदर नहीं पर स्कूल के बाहर तो उसने एक सरकार विरोधी कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें उसने स्कूल के अन्य छात्रों को भी अपने साथ ऐसी देश विरोधी गतिविधि के लिए उकसाया है और अपने साथ उस गतिविधि को अंजाम देने के लिए शामिल भी किया है। बेनी माधव दास उससे कहते हैं कि मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ, स्कूल के अंदर अगर कोई अनुशासन भंग करता है तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ और ऐसे करने वाले को उस दुस्साहस के लिए मैं उचित सजा भी दूंगा। लेकिन अगर स्कूल की कार्यवाही में कोई बाधा न डाले और स्कूल के बाहर कोई किसी कार्यक्रम का आयोजन करे तो उसकी सजा देने का हक मुझे नहीं है। यह काम पुलिस का है, स्कूल के प्रधान अध्यापक का नहीं। वह अंग्रेज बोल पड़ता है, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट मिस्टर दास। हम जानते थे कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार गूंगी और बहरी नहीं है। हमें पता है कि आप भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वह भी मुख्य अतिथि की हैसियत में। मुझे सिर्फ एक बात का उत्तर दीजिए कि आपने वहां अपनी मौजूदगी किस हैसियत में की थी, स्कूल के प्रधान अध्यापक के रूप में या फिर एक आम नागरिक के रूप में, या फिर आपने ही अपने छात्रों से इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया था? सोच कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम इन 12-13 साल के बच्चों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस कार्यक्रम का आयोजन करने में आपका भी हाथ है तो आप पर पुलिस जरूर कानूनी कार्रवाई करेगी। बेनी माधव कहते हैं, मैंने उस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया। हाँ, मैं उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जरूर था, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम नागरिक की हैसियत से। और अगर आपको लगता है कि मेरे ऐसा करने से कोई कानूनी अपराध हुआ है तो आप जो चाहे मुझ पर कार्रवाई कर सकते हैं। वह अंग्रेज अफसर फिर से बोलता है, वेरी स्मार्ट अगेन मिस्टर बेनी माधव दास, हम आपसे इसी उत्तर की आशा कर रहे थे। हम आप पर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने से कटक शहर में रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल की बहुत बदनामी हुई है। हम आपका यहाँ से तबादला कर रहे हैं। अगले हफ्ते ही आप कृष्णनगर जाकर वहां की कृष्णनगर कॉलेजिएट स्कूल के हेडमास्टर का चार्ज संभालेंगे। कटक के स्कूल और सुभाष चंद्र बोस को हम संभाल देंगे। बेनी माधव को इस बात से झटका तो लगा, पर उन्हें लगा कि उनका काम कटक में अब पूरा हो चुका है। सुभाष और उसकी टोली में जो देशभक्ति का जज्बा उन्होंने जगा दिया था, वह शांत करना अब इन अंग्रेजों के बस में नहीं था। बंगाल के अन्य प्रांतों में भी उन्हें युवा पीढ़ी में क्रांति की लौ जो जलानी थी, एक सच्चे देशभक्त शिक्षक का धर्म जो उन्हें निभाना था। अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए ऐसा करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने कृष्णनगर जाकर वहां पर देशभक्ति की भावना को जगाना उचित समझा।
सुभाष को बेनी माधव के तबादले का पता चलता है तो उनके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगता है। विदाई के वक्त उनकी आंखों में आंसू देखकर बेनी माधव कहते हैं, सुभाष, मैं कटक से जा रहा हूँ, दुनिया से नहीं। कृष्णनगर पहुँचते ही तुम्हें खत लिखूँगा और मेरी बात तुम लोग मत भूलना। अंग्रेज़ों की भारत पर हुकूमत के सूर्य का जल्द से जल्द अस्त करना है। एक एक दिन बहुत कीमती है। स्वामी विवेकानंद की बात याद है ना तुम्हें? अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। जाग तो तुम चुके ही हो और तुम्हें अपना मकसद भी पता है, बस अपनी मंजिल को हासिल करना बाकी है। इसलिए हर एक दिन तुम्हें मेहनत करनी होगी, ज़रा भी वक्त ज़ाया नहीं करना। सो हरी अप, ताकि तुम अपने जीवन काल में भारत को आज़ाद कर अंग्रेज़ों के राज का सूर्यास्त देख सको। मुझसे वादा करो कि तुम अपनी मंजिल को पाकर ही आराम करोगे। सुभाष अपने मास्टर मोशाई से वादा करते हैं और कहते हैं, मास्टर मोशाई, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपने जीवन काल में ही अंग्रेज़ों के सूर्य का अस्त होते हुए ज़रूर देखेंगे। मैं आपको यह दृश्य ज़रूर दिखाऊंगा। जय हिंद। बेनी माधव का सुभाष चंद्र बोस के जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका यहीं नहीं खत्म हुई। यहाँ से तो उनके गुरु शिष्य के रिश्ते की शुरुआत हुई थी, जो कि नेताजी के संदेहजनक अंत तक बरकरार थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपने गुरु को किए वादे को पूरा भी किया। बेनी माधव ने अपने जीवन काल में ही उसे सच होते हुए देखा। 1952 में जब कलकत्ते में उन्होंने अपनी सांस त्यागी, तब तक सुभाष चंद्र बोस और उनके अनेक साथियों ने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवा लिया था। अंग्रेज़ों के राज का सूर्य अस्त हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से प्रेरित होकर हमने इस ऑडियो सीरीज़ में जो किस्से और कहानियाँ सुनाई, वो आपको कैसी लगी? हम ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस ऑडियो सीरीज़ नेताजी भारतीय स्वाधीनता का जन्म का पहला अध्याय हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। निराश मत होइए, क्योंकि नेताजी का व्यक्तित्व इतना विशाल और उनके शौर्य और वीरता की गाथाएं इतनी अनेक हैं कि इस ऑडियो सीरीज़ के अनगिनत अध्याय हमें बुनने हैं और हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे आपको सुनाने। बस कुछ दिनों का इंतज़ार कीजिए, हम फिर से नेताजी भारतीय स्वाधीनता का जन्म के दूसरे अध्याय को लेकर आपके सामने पेश होंगे, यहीं आपके अपने ASFM पर। घबराइए नहीं, हम इंतज़ार की इन घड़ियों में आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, बल्कि आपके सामने 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के अवसर पर अपनी दूसरी पेशकश को लेकर हाजिर होंगे, जो कि एक बहुत ही धमाकेदार प्रेम कहानी है जिसका नाम है बीवी बाई चांस। सौभाग्यवश इस प्यार के त्यौहार को हमारे देश में बसंत पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस जश्न इश्क को मनाने के लिए हम हाजिर हो रहे हैं प्यार भरी, शेर और शायरी से भरी ASFM की तीसरी पेशकश, एक बहुत ही खूबसूरत सी मिनी सीरीज़ जिसका नाम है पल पल दिल के पास तुम रहते हो, हमारे नए परंतु एक बहुत ही पसंदीदा शायर हितेश के साथ। अलविदा नहीं कहूँगा, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे। आप लोग भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम जल्द ही हाजिर होने वाले हैं आपके ASFM की दूसरी पेशकश बीवी बाई चांस को सुनाने के लिए, एक बिल्कुल नए अंदाज में। हमसे मेरा मतलब है मैं RJ निकू और इस ऑडियो सीरीज़ के लेखक मनोज स्वामी के साथ आपके अपने ASFM पर।